लखनऊ का रहने वाला एक आदमी मेरठ के एक थाने में जाके एफआईआर करता है। एफआईआर करके कहता है कि साहब, मेरी बेटी को मेरे दामाद और उसके घर वालों ने शायद मार दिया है, क्योंकि मेरी बेटी का कहीं कुछ पता नहीं चल रहा। अब जब पुलिस वाले इस बात को सुनते हैं, ये बात उनके कानों में जाती है, तो पुलिस वालों को लगता है कि शायद ये कोई छोटा मोटा दहेज का केस होगा, या फिर मार दिया गया होगा, या फिर कुछ अनबन हुई होगी, बेटी कहीं चली गई होगी। पुलिस वाले जांच पड़ताल में सामान्य तरीके से, नॉर्मल तरीके से, जैसे उनका कार्य प्रणाली होता है, उसी आधार पर उसी तरीके से वो काम करने में जुट जाते हैं और इस मामले को सॉल्व करने में लग जाते हैं। लेकिन जब पुलिस वाले सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने के बाद ऐसी ऐसी चीज़ें निकल के सामने आई। मारने वाले ने ऐसे ऐसे हथकंडों को अपनाया था, ऐसे दिमाग को लगाया था कि इस घटना को सुनने के बाद, इस घटना को जानने के बाद जब ये खबर बाहर आई, तो एक बॉलीवुड की बड़ी फेमस मूवी है दृश्यम। इस घटना की वजह से शायद दृश्यम मूवी भी कहीं न कहीं फीकी पड़ जाए। तो आदाब, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह। आज मैं जिस कहानी के साथ, जिस सच्ची घटना के साथ हाजिर हुआ हूँ, इस कहानी को जब आप सुनेंगे, इस घटना के बारे में जब आप जानेंगे, तो आपको इतनी ज़्यादा हैरानी होगी, क्योंकि एक अकेले आदमी ने, एक नॉर्मल से हमारे आपके बीच के एक आदमी ने, पुलिस, जो फॉरेंसिक टीमें हैं, जो बड़ी बड़ी जांच एजेंसियां हैं, पुलिस के आला अफसर, मीडिया, आसपास के लोग, सबको इस तरह से नचा के रख दिया है। और शायद आज तक इस मामले का खुलासा नहीं हो पाया कि कत्ल कैसे हुआ, कितने तारीख को हुआ, क्या हुआ था उस दिन, बॉडी कहाँ गई। ये सारी चीज़ें आज भी अपने आप में एक राज बनी हुई हैं, एक रहस्य बनी हुई है। तो अब सीधा चलते हैं आज की इस कहानी के ऊपर। लेकिन कहानी शुरू करूं उससे पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध, छोटा सा निवेदन है कि अगर आप हमारे वीडियो पे नए हैं, हमारे चैनल पे नए हैं, तो वीडियो को एक लाइक कर लीजिएगा, चैनल को एक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्योंकि जब आप एक लाइक कर देते हैं, जब आप एक सब्सक्राइब कर देते हैं, तो आप अपने तरीके से, अपने तरफ से मुझे एक गिलास ग्लूकोज दे देते हैं कल की मेहनत के लिए, कल और अच्छे अच्छे वीडियोज़ लाने के लिए। तो प्लीज़ एक लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका तो इसमें कुछ लगता नहीं, बस एक उंगली दबानी है, तो प्लीज़ कर लीजिएगा। तो अब सीधा चलते हैं आज की इस कहानी के ऊपर। तो इस कहानी की शुरुआत होती है साल 2016 में, जब एक दीपक नाम का लड़का, जो अपने इलाके में कविताएं कहता था, और उसकी जो कविताएं हैं वो काफ़ी फेमस रहती थी। उसने अपने इलाके में, मेरठ का रहने वाला लड़का था, अपने इलाके में जो वहाँ के लोकल एमएलए थे, जो लोकल पार्षद थे, उन सबके लिए कुछ कविताएं उसने लिखी थी। और ये कविताएं कुछ ज़्यादा ही उन नेताओं को, उन पॉलिटिशियंस को पसंद आई थी। इस वजह से जो दीपक था, उसका उसके इलाके में काफ़ी ज़्यादा नाम था, लोग उसे एक तरह से बड़ी इज्जत देते थे। और कहीं अगर कुछ गलत होता था, जैसे किसी सरकारी बिल्डिंग में कुछ घोटाला हुआ हो, तो दीपक इस मामले की जांच खुद करता था। और जांच करने के बाद जो डिटेल्स होती थी वो मीडिया में जाके देता था, मीडिया वाले छापते थे, ये सारी चीज़ें होती थी। इस वजह से दीपक का उसके इलाके में, आसपास में जो उसका क्षेत्र था, उसमें काफ़ी ज़्यादा नाम था, काफ़ी रसूखदार था। और इन्हीं खबर के सिलसिले में वो आसपास के इलाकों में भी घूमता रहता है। तो 2015 के लास्ट या 2016 के पहले महीने में दीपक ट्रेन से लखनऊ जा रहा था, किसी मामले की सिलसिले में, एक जांच के लिए, कुछ जानने के लिए एक सरकारी कार्यालय जा रहा था। और जाने के दौरान जिस बर्थ पे वो लेटा हुआ था, जिस सीट पे वो लेटा हुआ था, उसके नीचे वाली सीट पे एक लड़की भी रह रही थी, और वो लड़की अपने परिवार के साथ थी। अब आमतौर पे जब कोई ऊपर की सीट पे होगा ट्रेन में, तो अगर उसे कुछ लेना होगा तो अपने नीचे वाले से ही कहेगा, बार बार उतरना उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल। तो दीपक भी उसी लड़की से बार बार कहता है कि मुझे ये चाहिए, फला चीज़ चाहिए। जैसे पानी वाला आया तो पानी भी उसी लड़की से या फिर उसके घर वालों से कहता, चाहे सबसे प्यार से बात करता, ये सारी चीज़ें होती। इस वजह से वो लड़की और ये दीपक एक दूसरे से कहीं ना कहीं थोड़ा सा आकर्षित हुए। और जब दीपक देखता है कि उसके माँ बाप, लड़की के माँ बाप नहीं देख रहे हैं, तो दीपक अपना नंबर उस लड़की को एक कागज़ में नोट करके दे देता है, और लड़की भी वो नंबर लेके रख लेती है। अब ट्रेन का सफ़र ख़त्म होता है, दीपक अपनी जगह पे चला जाता है, लड़की अपने घर चली जाती है, बात आई गई हो गई। लेकिन जैसे ही रात का वक्त होता है, वो लड़की दीपक को मैसेज करती है व्हाट्सएप पे, और मैसेज करने के बाद बातों का सिलसिला चालू हो जाता है। बात धीरे धीरे जो शुरुआत में 1-2 मिनट के लिए होनी थी, वो घंटों में बदल जाती है। घंटे 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 भर बात हो, रात रात भर बात हो।
और दोस्ती जो दोनों में एक तरह से दोस्ती हो गई थी, वो देखते ही देखते प्यार में बदल जाती है। अब इधर दीपक की भी शादी नहीं हुई थी, उधर उस लड़की की भी शादी नहीं हुई। अब वो लड़की अपने माँ बाप से कहती है कि मुझे दीपक से शादी करनी है। उसके पिता काफ़ी रसूखदार थे, काफ़ी लखनऊ में उनका नाम था, काफ़ी बड़ा फैला बिजनेस था। तो उसके पिता कहते हैं कि बेटा ये दीपक है कौन? तो लड़की बताती है कि पापा आपको याद होगा, ट्रेन में एक लड़का मिला था उस दिन जब हम आ रहे थे। अब जब पिता सुनते हैं तो उन्हें थोड़ा सा अजीब लगता है कि ट्रेन में राह चलते से प्यार हो गया, शादी करना चाह रही है। लेकिन अपनी बेटी की जिद के आगे जो उसके पिता थे वो झुक जाते हैं और दीपक के घर आते हैं, शादी की बात करते हैं। और 2016 के लास्ट में इन दोनों की शादी हो जाती है। अब दोनों की लव मैरिज शादी हुई थी, इस वजह से दोनों बड़े प्यार से एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। 2016 में शादी हुई, 2016 बीतता है, 2017 आता है, 17 भी बीत जाता है, 18 आता है, 18 के बाद 19 आता है। इधर दीपक भी अपने काम धंधे में बिजी रहता है, लेकिन 2019 के लास्ट में जब कोरोना आता है और कोविड काल आता है, वो सारे काम धंधे बंद होते हैं। तो दीपक का भी जो काम धंधा था वो एक तरह से चौपट हो जाता है। अब दीपक के घर में तंगी आती है, पैसे की ज़रूरत होती है। तो 2020 में दीपक कहता है अपनी पत्नी रूबी से, लड़की का नाम रूबी था, उस लड़की से, अपनी पत्नी से कहता है कि तुम्हारे पिता इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, इतना अच्छा खासा उनका धंधा चल रहा है, इतना अच्छा खासा उनका बिजनेस है, अगर कुछ पैसे वहाँ से मिल जाते तो हमारा जो एक तरह से धंधा जो डगमगाया हुआ है कहीं ना कहीं थोड़ा सा पटरी पे आ जाता। अब रूबी को भी ये बात समझ में आ जाती है। रूबी अपने पिता को फ़ोन करती, पिता से कहती है कि पापा मुझे 5 लाख रुपए की ज़रूरत है। जो दीपक है इनका काम धंधा चौपट हो गया है, ये सारी चीज़ें आप खुद देख रहे हैं कोरोना काल में कैसे चीज़ें गड़बड़ हो रही हैं, क्या क्या चल रहा है। अब पिता को भी लगता है कि चलो दामाद और हमारी बेटी मुसीबत में है, पैसे दे देने चाहिए। और उसके बाद उसके जो पिता थे 5 लाख रुपए अपनी बेटी को और दामाद को अकाउंट से ट्रांसफ़र कर देते हैं। और यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि जब वो 5 लाख रुपए भेज देते हैं तो दीपक के मन में कहीं ना कहीं लालच फूटने लगता है कि जहाँ से 5 लाख रुपए मिल सकते हैं वहाँ से कुछ और रकम भी मिल सकती है। अब यानी कि दीपक के मन में एक तरह से जो लालच की भावना है वो कहीं ना कहीं जन्म लेने लगती है। अब 5 लाख रुपए मिलते हैं, काम धंधा थोड़ा बहुत लाइन पे आता है कि कुछ दिन बीतते ही हैं कि दीपक फिर कहता है कि अपने पापा से 20 लाख रुपए मांगो। अच्छा, पहली बार जब इसने कहा तो बड़ी रिक्वेस्ट से कहा था, बड़ी रिक्वेस्ट वाली फॉर्म में बोला था कि पैसे चाहिए, घर की स्थिति खराब है। दूसरी बार सीधा कहता है कि अपने पापा से 20 लाख रुपए मांगो। अब ये चीज़ जब रूबी सुनती है तो रूबी को थोड़ा अजीब लगता है कि ये दीपक ऐसे कैसे बोल रहा है। लेकिन अब उसका पति है, रूबी क्या करती है, अपने मायके फ़ोन करती है और अपने पिता से कहती है कि पापा 20 लाख रुपए चाहिए। अब जब ये 20 लाख रुपए की बात आती है तो उसके पिता को कहीं ना कहीं थोड़ा सा डाउट होता है कि ये एक बार 5 लाख, अब 20 लाख, ये एक तरह से दहेज वाला मामला हो रहा है। उसके पिता कहते हैं कि बेटा देखो, अभी तो कोरोना काल था, सारा काम धंधा चौपट है, 20 लाख तो है ही नहीं, कहाँ से दूँ। अब दीपक फोर्स करता है रूबी के ऊपर और उधर पापा कहते हैं कि है नहीं। तो बीच में रूबी पिसती है दोनों के बात में। अब धीरे धीरे दीपक और रूबी में कलह शुरू हो जाती है, आए दिन झगड़े होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। और इन्हीं झगड़ों के बीच 2021 आ जाता है, 2020 बीत जाता है, 2021 का साल आ जाता है। और यहीं से वो कहानी शुरू होती है, जिस कहानी को आगे जानने के बाद शायद बड़ी से बड़ी मूवी की स्क्रिप्ट इस कहानी के आगे फेल हो जाए। अब जैसे ही 2021 आता है और आधा 2021 भी बीतता है, अब अगस्त के महीने के बाद रूबी का कुछ पता चलना बंद हो गया। न रूबी का फ़ोन लग रहा, न उससे बात हो रही। इधर दीपक के घर वाले जब पूछ रहे हैं, यानी कि रूबी के ससुराल वाले, तो दीपक कह रहा है कि वो अपने मायके गई है। और उधर जब मायके से फ़ोन आ रहा है तो कुछ दिन वो टाल मटोल करता है, लेकिन 5 सितंबर को कहता है कि रूबी बीमार थी, उसकी तबीयत खराब थी, उसका देहांत हो गया, रूबी की मौत हो गई और मैं ऋषिकेश में था, वहीं पे मैंने उसका अंतिम संस्कार कर दिया। अब किसी बाप के लिए अगर उसकी बेटी की ऐसी खबर आए कि आपकी बेटी का अचानक से, मतलब संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गया और बिना बताए मैंने बॉडी का अंतिम संस्कार कर दिया, तो अपने आप में बेहद हैरान करने वाली बात थी कि ऐसे कैसे बिना बताए अंतिम संस्कार कर दिया। और अब फ़ोन करके पूछ रहा हूँ तब ये बता रहा है। तो पिता को थोड़ा सा डाउट लगता है। पिता भाग के लखनऊ आते हैं
लखनऊ आने के बाद पुलिस थाने में एफआईआर करते हैं। अब जब एफआईआर पिता करते हैं तो पुलिस वालों को लगता है कि आए दिन की तरह ये भी किसी दहेज का मैटर है, जल्द से सुलझा लिया जाएगा, दीपक को पकड़ लिया जाएगा, सारी चीज़ की जांच हो जाएगी। अब पुलिस वाले अपनी टीम लेके दीपक के घर पे जाते हैं, जहाँ पे जिस फ्लैट में दीपक रह रहा था। अब घर पे जाने के बाद देखते हैं कि दीपक के फ्लैट पे तो ताला लगा हुआ है। अब एक तरह से पुलिस वालों की हवा खराब, क्योंकि ये मामला एक बिजनेसमैन की लड़की का था जो रूबी के पिता थे, काफ़ी रसूखदार थे। वो अपने सोर्स भी लगाते हैं, इधर उधर से फ़ोन करवाते हैं, पुलिस वालों पे दबाव बनवाते हैं। और ये मामला मीडिया में भी उछल जाता है कि कैसे एक दहेज की वजह से एक लड़की को मार दिया गया और मारने के बाद उसे जला दिया गया। लेकिन न जलते हुए किसी ने देखा, न मारते हुए। अब सारे सवाल जो थे उसका जो जवाब था वो दीपक दे सकता था, इसलिए दीपक की तलाश जारी होती 5 तारीख से। पुलिस अपने तरीके से खोजबीन करती है, चारों तरफ पता करती है, लेकिन दीपक का न कहीं सुराग लगता है, न कहीं सबूत लगता है। 5 के बाद 6 तारीख आती है, 6 के बाद 7 आता है, 7 के बाद 8 आता है, 9, 10, 11, 12। लेकिन अचानक से इधर पुलिस खोज ही रही थी कि 13 तारीख को दीपक एक यूट्यूबर के साथ और एक बड़े पॉलिटिशियन के साथ थाने में आके बड़े नाटकीय तरीके से सरेंडर कर देता है, आत्मसमर्पण कर देता है। और थाने में आके कहता है कि साहब, मुझे पता था कि ये लोग मुझे फंसाएंगे, चूँकि आमतौर पे ये ऐसा होता है कि जब कोई लड़की मर जाती है किसी कारणवश तो उसके जो मायके वाले होते हैं वो डाउरी का केस, दहेज का केस लगा देते हैं। और मुझे पता है इसी केस में मुझे फंसाया जा रहा है। और मेरी पत्नी की तबीयत खराब थी, मैंने उसे जला दिया और उसके बारे में मैंने एक कंप्लेन चीफ मिनिस्टर के पोर्टल पे भी किया है। अब इसके बाद दीपक ये सारी चीज़ें दिखाता है, चीफ मिनिस्टर पोर्टल का वो स्क्रीनशॉट, वो सारी पेजेस दिखाता है जहाँ पे उसने कंप्लेन किया था कि मेरी पत्नी मर गई है और मुझे मेरे ससुराल वालों से खतरा है, मुझे फर्जी केस में फंसा देंगे। अब एक तरह से ये केस 2 रूप ले रहा है। दीपक के खिलाफ पुलिस थाने में उसके मायके वालों ने, उसके ससुराल वालों ने केस किया, और इधर दीपक खुद अपने ससुराल वालों के खिलाफ पहले से ही चीफ मिनिस्टर के पोर्टल पे कंप्लेन कर चुका है। अब इन सारे मामलों में 2 चीज़ें थी। तो अब दीपक से जब इन सब बारों में पूछा जाता है तो पहली चीज़ ये थी कि अगर तुमने जलाया तो जलाया कहाँ? तो कहता है कि ऋषिकेश में एक बड़े शमशान घाट पे। और इधर ये लोग कहते हैं, दीपक के ससुराल वाले, रूबी के पिता लोग कहते हैं कि इसने मेरी बेटी को मार दिया है। अब कायदे से पुलिस वाले फिर जाते हैं दीपक के घर पे, तो वहाँ उन्हें कुछ खून के अवशेष मिलते हैं, जिससे इस बात की तो पुष्टि हो जाती है कि रूबी के साथ कुछ तो गलत हुआ है, उसे मारा पीटा गया। अब फिर दीपक से सख्ती से मार पीट के पुलिस वाले पूछताछ करते हैं अपने तरीके से। और जब काफ़ी देर तक पूछताछ करते हैं तो दीपक कहता है कि मेरी पत्नी की तबीयत खराब थी, वो मर गई है, मैंने उसका अंतिम संस्कार करवाया है, और आपको ना यकीन हो तो आप मेरा नार्को टेस्ट कर सकते हैं। अब पुलिस वालों की एक तरह से हवा खराब। इधर दीपक कह रहा है कि नार्को टेस्ट करवा लो, उधर उसके ससुराल वाले पूरा लगा रहे हैं कि इसी ने मारा है। और घर पे जाने के बाद खून के ये सारे धब्बे भी मिले, यानी रूबी के साथ कुछ तो गलत हुआ है। तो अब पुलिस वाले अपने तरीके से दीपक से पूछताछ करते हैं, और कई दिन पूछताछ करने के बाद दीपक टूटता है, और टूटने के बाद कहता है कि साहब, हमारी लड़ाई हो गई थी, और जो रूबी है वो किसी दूसरे लड़के से बात कर रही थी, और बात करने के दौरान मैंने पकड़ लिया, फिर हमारी कहा सुनी है, उसने मुझे एक थप्पड़ मारा, उसके बाद मैंने वहीं पड़े एक लोहे के डंडे से उसके सर पे मारा, और जब मारा उसके बाद अचानक से मारने के बाद मैंने देखा कि उसकी मौत हो गई, तो मुझसे लगा कि मुझसे कोई गलती हो गई। इस वजह से मैंने रूबी की लाश को 2 टुकड़ों में काटा और काट के गंग नहर में जाके फेंक दिया। अब पुलिस वालों को लगता है कि चलो ठीक है, मामला सुलझ गया, अब गंग नहर में जाना है, जाके बॉडी निकालनी है, सारी चीज़ें करनी है। अब पुलिस वाले गोताखोर और लोकल मछुआरों को लेके गंग नहर में जाते हैं। 3 दिन और 3 रात तक उस गंग नहर की खाक छानते हैं, लेकिन ना उन्हें वहाँ कोई बॉडी मिलती है, ना उन्हें वहाँ कोई चीज़ मिलती है। अब फिर पुलिस वाले भाग के दीपक के पास आते हैं, दीपक से फिर पूछताछ करते हैं। तो दीपक इस बार कहता है कि साहब, मैंने मारा, और मारने के बाद अपनी पत्नी को अपने ही फर्श में दफना दिया, अपने ही घर के अंदर। अब पुलिस वाले भाग के फिर घर में जाते हैं, घर की खुदाई करते हैं, और खुदाई करने के बाद पूरा घर छान मारते हैं, खोद डालते हैं, लेकिन घर के अंदर से भी उन्हें कुछ नहीं मिलता। अब पुलिस वाले लाश को खोजें तभी कोई मामला स्टेब्लिश हो, क्योंकि कोर्ट में जाने के बाद अगर मर्डर का मुकदमा चलाना है तो लाश का मिलना जरूरी है। और दीपक
इतना ज़्यादा शातिर था और इसने जो प्लान बनाया था, वो प्लान जब आप आगे सुनेंगे तो ये भी अपने आप में बेहद हैरान करने वाली, बेहद चौंकाने वाला होगा आपके लिए। दरअसल दीपक 22 तारीख को ही, 22 अगस्त को अपनी पत्नी को मारता है और मारने के बाद उसकी लाश के 2 टुकड़े करता है और जानबूझ के खून के कुछ निशान अपने फर्श पे छोड़ता है। उसके बाद लाश को कार में रखता है और कार में रखने के बाद गंग नहर के पास जाता है, वहाँ पे भी उसकी बॉडी के कुछ निशान छोड़ता है और छोड़ने के बाद लाश को कहीं जाके छुपा देता है और कहीं दफना देता है, कहीं डंप कर देता है या जला देता है, कहीं ना कहीं ठिकाने लगा देता है। उसके बाद 22 तारीख को मारने के बाद सीधा सीधा अपने 23 तारीख को अपने दोस्तों के साथ ऋषिकेश निकलता है। वहाँ पे एकदम सामान्य जीवन जीता है, वहाँ पे किसी होटल में रहता है, वहाँ की टिकट अपने पास रखता है, जिस बस से गया था वहाँ उस बस की टिकट अपने पास रखता है और जहाँ खाया था वहाँ का बिल अपने पास रखता है। उसके बाद 24 तारीख आता है, 24 अगस्त रक्षाबंधन का दिन आता है। रक्षाबंधन पे अपने ससुराल लखनऊ जाता है, यानी रूबी के घर। अब जब रूबी के घर वाले पूछते हैं कि रूबी कहाँ है भैया, वो क्यों नहीं आई, तो कहता है कि रूबी की कुछ तबीयत खराब है, इसलिए मैं इधर से जा रहा था तो सोचा आपसे मिल लूँ। इसके बाद फिर वापस लौट के जाता है। लौट के जाने के बाद अपने ससुराल वालों को फ़ोन करता है कुछ दिन बाद और कहता है कि आपकी बेटी की मौत हो गई। अब इसका जो प्लान था कि मारने के बाद अगर कभी लाश पहली बात तो मिले नहीं, और अगर मिल भी जाए तो ये जो मामला है किसी भी पोस्टमार्टम में एग्जैक्ट डेट नहीं निकलती है, तो मामला 22 और 23 के बीच में अटक के रह जाएगा और 23 तारीख को जो मेरी लोकेशन होगी वो ऋषिकेश में मिलेगी। अब इसी चक्कर में इसने अभी तक पुलिस वालों को घुमाया, पुलिस वालों को गुमराह किया। चूँकि जो पुलिस वालों को लाश के सबूत मिले वो या तो उस फर्श पे मिले थे या तो गंग नहर के पास। असलियत में उसने लाश कहाँ छुपाई है ये ना दीपक बता रहा है, और जब तक लाश का पता नहीं मिलेगा तब तक आप मर्डर का मुकदमा इस्टेब्लिश कर नहीं सकते। साल 2021 की ये घटना है। 2022 तक जहाँ तक मेरी जानकारी अभी तक इस लाश का कुछ पता नहीं चल पाया, और बेहद फिल्मी अंदाज में इसने जो टिकट इतनी सारी चीज़ें रखी हैं, दृश्यम मूवी की तरह ये कोर्ट में यूज भी कर रहा है, और आज भी इसके ऊपर किसी मर्डर का मुकदमा इस्टेब्लिश नहीं हो पा रहा है। पुलिस वालों पे ही प्रेशर बनाया जा रहा है, पुलिस वाले जांच करें, सारी फॉरेंसिक की टीमें लगी हैं, सारी चीज़ें लगी, लेकिन लाश आखिर गई कहाँ, ये चीज़ आज भी एक रहस्य बना हुआ है। चूँकि जो लाश के टुकड़े हैं उसके कुछ निशान वो उस नहर के पास मिलते हैं। अब नहर में मिलने का मतलब अगर लाश नहर में गई तो हो सकता है कि कहीं बह गई हो, इस वजह से भी लाश नहीं मिल रही, या फिर उसने कहीं और छुपा दिया, इस वजह से लाश नहीं मिल रही। अब या तो घर के अंदर अगर दफन किया तो लाश मिलनी चाहिए थी, और अगर कहीं छुपाया है तो कहाँ छुपाया, ये चीज़ पता लगनी चाहिए थी। ये सारे सवाल आज भी अपने आप में एक रहस्य बने हुए हैं। पुलिस आज भी इस मामले पे जांच कर रही है, लेकिन लाश का कहीं पता नहीं चल रहा। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी, कैसे एक आदमी ने दृश्यम मूवी देखकर पूरे मामले को, घटनाक्रम को अंजाम दिया, और अंजाम देने के बाद आज भी पुलिस वालों के लिए, फॉरेंसिक टीमों के लिए एक सरदर्द बना हुआ है, चूँकि मारने के बाद लाश कहाँ छुपाई ये आज भी एक रहस्य बना हुआ है। तो उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और लाइक सब्सक्राइब इन सारी चीज़ों में एक बटन दबानी होती है, लेकिन जब आप एक बटन दबा देते हैं तो कितनी ज़्यादा ऊर्जा, कितनी ज़्यादा मोटिवेशन मुझे मिलता है मैं आपको बता नहीं सकता। और एक भाई ने कमेंट किया था कि शम्स ताहिर खान की तरह आप सुनाइए, तो भैया शम्स सर अगर एक समुद्र हैं तो मैं एक बूंद हूँ। बूंद भी कहना उनके आगे अपने आप में उनकी तौहीन है, मैं उनके आगे भी कुछ भी नहीं हूँ। तो उनके तरीक़ों को मैं थोड़ा सा सीख सकता हूँ, ऑब्ज़र्व कर सकता हूँ, ना ही मैं उन्हें कॉपी कर सकता हूँ, ना उनके जैसा कभी बन पाऊँगा। अगर उनका 1% भी मैं कभी बन पाऊँ तो शायद मेरे लिए खुशनसीबी होगी। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। अब आपसे कल फिर मुलाकात होगी किसी नई कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।